स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि स्टडी IQ की एनसीईआरटी साइंस सीरीज चल रही है, जहां पे ऑलरेडी मैंने आपके साथ 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी डिस्कस कर ली है। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 स्टैंडर्ड। और हम लोग अभी फिलहाल 7 स्टैंडर्ड की साइंस एनसीईआरटी की डिस्कशन कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि 6, 7, 8 ये डिस्कशन हम लोग थरोली करेंगे। और 7th की एनसीईआरटी में हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल के बारे में चर्चा कर ली है, प्लांट्स और एनिमल्स की न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन कर लिया। आई होप कि आपको पिछला वाला डिस्कशन जरूर याद होगा, राइट। न्यूट्रिशन इन एनिमल हम लोगों ने बात की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रूमिनेंट्स के बारे में वगैरह हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग चर्चा कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे फाइबर टू फैब्रिक, नॉट फायर, फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। आपको याद होगा छठी कक्षा में भी जो चैप्टर 3 था वही था, फाइबर टू फैब्रिक। डू यू रिमेंबर? आई होप, अगर याद नहीं है तो रिवीजन करने की जरूरत है। और आपको याद होगा छठी कक्षा की फाइबर टू फैब्रिक में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तब भी मैंने बताया था कि 7th स्टैंडर्ड में हम लोग डिस्कशन करेंगे। 6th में हम लोगों ने बात की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अबाउट कॉटन, राइट। कॉटन के बारे में बात की थी हम लोगों ने, जूट के बारे में बात की थी, राइट, फ्लैक्स के बारे में बात की थी। तो मेनली कॉटन जूट के बारे में डिस्कशन की थी, यानी कि हम लोगों ने बात की थी जो प्लांट बेस्ड फाइबर्स होते हैं उनके बारे में, राइट। आज हम लोग फाइबर टू फैब्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे 7th स्टैंडर्ड की, जहां पे हम लोग थोड़ा सा दूसरे फाइबर्स के बारे में, दूसरे फैब्रिक के बारे में बात करेंगे, वुलन के बारे में बात करेंगे, सिल्क फैब्रिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो खुशखबरी है आपके लिए, स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कंप्लीट हिंदी बैच, पूरा हिंदी बैच शुरू हो रहा है 14 फरवरी से। कंप्लीट हिंदी भाषा में आपकी प्रिपरेशन होगी, कंटेंट हिंदी भाषा में मिलेगा, घर पे सीधे डिलीवर हो जाएगा आपके लाइव क्लासेस। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे द कंटेंट मोस्टली प्रेजेंटेशन है, पीपीटी जो है वो आपको इंग्लिश में है, लेकिन हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्सचर बात करते हैं। इंग्लिश हमारी यहाँ पे कोचिंग चलती है, टीचिंग चलती है, लेकिन कंप्लीटली हिंदी भाषा में, पूरा हिंदी भाषा में आपका ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। इसको एनरोल करें फॉर मैक्स डिस्काउंट, मेरा कोड इस्तेमाल करें राहुल राय, डू नॉट फॉरगेट दैट, राइट। इसके अलावा आप जानते हैं कि आज शुरुआत हो रही है हमारी, इट्स स्टार्टिंग February 7 से हमारी शुरू हो रही है, ऑलराइट। हमारा लास्ट बैच, जो भी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं चल रही है, मुझे रिवीजन की जरूरत है, तो ये आपका आखिरी मौका है, लिटरली लास्ट चांस है आपका, ठीक है। और आप अभी भी एनरोल कर सकते हो इसमें, हमारी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम में, जहां पे 6K में, 6,000 में चाहिए तो कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव। कंप्लीट 90 डेज में प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लीट प्रीलिम्स की, जहां पे 3,000 से भी ज्यादा हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो डू एनरोल फॉर दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, राइट। चलिए चलते हैं डिस्कशन। जैसे मैंने आपको बताया था, फाइबर टू फैब्रिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और छठी कक्षा में भी बात की थी। फाइबर क्या होता है, जैसे मैंने बोला, कपड़ा लो, इस कपड़े को लो, इस कपड़े का एक एक धागा आप निकाल सकते हो। तो जो धागा बना है वो एक फाइबर से बना है, फाइबर से हम लोगों ने यान बनाया, यानी कि धागा, जब हम लोग कहते हैं धागे में से भी अपने एंड्स निकलते हैं फाइबर्स, तो फाइबर से हम लोगों ने धागा बनाया, धागे से हम लोगों ने कपड़ा बनाया। ये हम लोगों ने बात की थी पहले भी, जब कॉटन की बात की थी, जूट की बात की, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। और उस समय पर डिस्कशन मैंने आपसे की थी फाइबर्स के बारे में, किस तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। हम लोगों ने प्लांट बेस्ड फाइबर्स के बारे में बात की थी छठी कक्षा में, जहां पे वी स्पोक अबाउट कॉटन, वी ऑल्सो स्पोक अबाउट जूट, राइट। और मैंने आपको बताया था एनिमल्स के भी फाइबर्स होते हैं, तो आज हम लोग एनिमल बेस्ड फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको उस समय भी बताया था सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। आजकल सिंथेटिक फाइबर्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं, और मैंने वहां पे आपको बताया था फूड फॉर थॉट भी है, आई टोल्ड यू फूड फॉर थॉट, राइट, कि आजकल जो नए नए तरह के टेक्सटाइल्स आ रहे हैं, राइट, स्मार्ट टेक्सटाइल्स, राइट, स्मार्ट टेक्सटाइल्स, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कपड़े आ रहे हैं, टेक्सटाइल्स आ रहे हैं, तो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंट भी हो चुके हैं। बट आज हमारी डिस्कशन होने वाली है एनिमल बेस्ड फाइबर्स के बारे में, जहां पे हम लोग दो पर्टिकुलर फाइबर्स के बारे में और उनसे बने हुए फैब्रिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला है वूल। वूल, अब वूल क्या होता है? वूल मतलब
वूल क्या होता है? ऊन, ऊन, राइट, ऊन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऊन है ना, ऊन कहते हैं, ऊन का गोला, है ना। तो वुलन, वूल, हमें वूल कहां से मिलता है? वूल आपको मिलता है एनिमल से, राइट। प्रेडोमिनेटली जब हम लोग बात करते हैं वूल की, ऊन की बात करते हैं, बकरियों से, गोट से निकलता है, शीप से निकलता है, शीप, गोट एटसेट्रा, एनिमल बेस्ड, शीप्स, गोट, याक एटसेट्रा, इनसे हम लोग ऊन निकालते हैं। अब सवाल उठता है, सर ये ऊन है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वूल? ऊन होता क्या है? जैसे देखिए हमारे बाल है, हमारे बाल है, अब अगर आप हमारे बालों को शेयरिंग करोगे तो हमारे बालों से भी क्या हम लोग फाइबर बना सकते हैं? टेक्निकली यस, बट अगेन इस्तेमाल बेकार हो जाएगा, मेहनत काफी ज्यादा लग जाएगी। लेकिन ये जो एनिमल्स है, अगर इनके ऊपर के हम लोगों ने हेयर को निकाला, जैसे यही है फाइबर, यही है बेसिकली, ये इनका जो हेयर है, एनिमल का हेयर है, वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाइबर बनाने, फाइबर या फैब्रिक बनाने, पार्डन, यही हम लोग इस्तेमाल करते हैं फैब्रिक बनाने। जैसे क्या होता है, अगर हम लोग बात करें किस तरह की शीप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर शीप के जो हेयर होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे हमारी बॉडी पे बहुत एकदम दूर दूर आपको यहाँ पे हेयर मिलेंगे, राइट। अब ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो एनिमल में हमें चाहिए कि उस एनिमल पे बहुत ज़्यादा बाल उगे, ताकि हम उसको इस्तेमाल करें और उससे हम लोग ऊन बनाएं, राइट। तो इसीलिए हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी करते हैं। कई बार हम लोग क्या होता है, दो तरह के आपको फाइबर्स मिलते हैं। एक होता है आपको कोर्स बियर्ड यानी कि जो बकरी की दाढ़ी वगैरह होती है ना, कोर्स फाइबर मिलते हैं। दूसरे होते हैं आपको फाइन सॉफ्ट फाइबर, राइट, जस्ट अंडर द स्किन। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो प्राणी होता है, एनिमल होता है, उसकी कंप्लीट स्किन लेवल से ही धीरे धीरे से शेयरिंग करके उस ऊन को निकालते हैं, और उस ऊन का हम लोग फिर यान बनाते हैं, यान बनाकर फैब्रिक्स बनाते हैं, राइट। और इसके लिए हमें चाहिए कि अच्छी ब्रीड भी निकले। अच्छी ब्रीड निकलेगी तो अच्छा ऊन निकलेगा, अच्छा ऊन निकलेगा तो अच्छे ऊन के कपड़े बन सकते हैं, अच्छे ऊन के स्वेटर बन सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए भी जाते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे कनेक्ट विद बायोटेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। कई बार हम लोग यहाँ पे भी जैसे बायोटेक बेस्ड वुलन एनिमल्स भी बना सकते हैं, यानी कि एनिमल्स विच यील्ड हायर वूल, राइट, ये भी बना सकते हैं, राइट। इसके अलावा ऊन हमारा किन किन प्राणियों से मिलता है, किन किन एनिमल से मिलता है? जैसे हम लोग पता है कि वूल हमें मिलता है गोट से, मिलता है आपको शीप से, मिलता है, राइट, शीप से, बकरी से, शीप से, जो इनसे हम लोग वूल जरूर निकालते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एनिमल से जिसका हम लोग वूल यानी कि जिसके मोस्टली जो बाल हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। जैसे कि अंगोरा गोट है, एक गोट है, ये अंगोरा गोट के बहुत बहुत थिक निकलते हैं फाइबर्स, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग गर्म कपड़े बनाते हैं। अंगोरा ये प्रेडोमिनेटली आपको मिलेगा टर्की, अंगोरा मतलब अंकारा, अंकारा आपको मिलेगा टर्की में, तो टर्किश गोट है ये। इसके अलावा कैमल, राइट, कैमल रेगिस्तान की जो शिप हम लोग कहते हैं कैमल, तो कैमल का भी जो ऊपर वाली ऊन हम लोग निकाल सकते हैं, उससे भी फाइबर्स निकाल सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं। इसके अलावा याक आपने देखा होगा, इस तरह के याक नॉर्मली आपको कोल्ड एरियाज में मिलते हैं, ठंडे एरियाज में। याक फॉर एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? जब मैं याक की बात कर, तिब्बत, राइट, तिब्बत में मिलते हैं याक, बहुत सारे याक्स आर कनेक्टेड विद तिब्बत। इसके अलावा लामा होते हैं, लामा आपने ज्यादातर इंडिया में देखा नहीं होगा, लामा और अल्पाका। और लामा और अल्पाका के ये जो स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, इनके फाइबर्स भी हम लोग इस्तेमाल करके कपड़े बनाते हैं, वूल बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। ये दोनों आपको लामा और अल्पाका प्रेडोमिनेंटली मिलते हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। समझ लिए कि वहां की यूनिक बकरियां हैं, ठीक है, राइट। तो इनका भी हम लोग वूल इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब सवाल ये उठता है कि सर मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये ऊन क्या है, ऊन बेसिकली क्या है, वूल कम फ्रॉम शीप एनिमल्स, ये है क्या? दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन दी बॉडी, और हम लोग इन्हीं चीजों को काट के इनके फाइबर्स बना के हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कपड़े बनाने के। ऑलराइट, तो वूल बेसिकली क्या है? वूल इज दी हेयरी फाइबर्स फ्रॉम दी एनिमल्स। अब कैसे करते हो सर ये, एग्जैक्टली करते कैसे हैं? आई वांट टू नो। कि समझ लीजिए एक मैंने इस तरह की बकरी पकड़ ली और इस बकरी का मुझे ऊन निकालना है, तो क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है? देखिए, पहले तो बकरी के ऊपर ऊन ग्रो होने के लिए टाइम पीरियड देते हैं। तो जैसे ग्रो हुआ उसके बाद, और आप जानते हैं कि जैसे हमारे भी बाल हैं, आप कटिंग करते हो, बाल कटवाते हो, फिर उसके बाद बाल फिर उग जाते हैं। तो बकरियों के साथ, याक के साथ
या फिर अल्पाका लामा के साथ भी वही होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब कटिंग करना। अब कटिंग मतलब ऐसे नहीं कि कैंची लेके, तो आपने देखा होगा कई बार जैसे कई बार आपने देखा होगा जो एनिमल्स की शेयरिंग करते हैं, उनका एक शेयरिंग वाला छोटा मशीन होता है, या फिर आजकल एडवांस मशीन भी आ चुके हैं, कुछ इस तरह की मशीन होती है जिसको पहले प्रेस किया करते थे, ऐसे प्रेस करके धीरे धीरे से स्किन के काफी करीब से, मतलब पूरा जो उनका चमड़ा रहेगा चमड़े के काफी करीब से इस तरह से प्रेस करके धीरे 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 से बाल काट देते हैं पूरा पूरा। तो उससे शेयरिंग कहते हैं हम लोग, शेयरिंग। आजकल तो ये मशीन, ये जो इंसान कर रहा है इसको पकड़ा है, इसके हाथ में इस तरह की मशीन है जिसके सामने में ऐसे ब्लेड्स बने होते हैं, और आपने देखा होगा इसको गांव वगैरह में, आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव सीन इट। तो जिससे कि शेयरिंग करके हम लोग पहले बेसिक ऊन जमा करते हैं, जो फाइबर्स को जमा करते हैं, फाइबर को जमा किया, उसके बाद फाइबर को स्कावर करना। अब स्कावर मतलब क्या होता है? स्कावर जैसे कॉटन में आपको पता होगा, कॉटन आपने निकाला उसके अंदर बीज होते हैं। अब इनका जो अपने फाइबर्स निकाले इसके अंदर बीज वगैरह तो नहीं है, लेकिन अलग अलग गंदगी है, मुझे सॉर्टिंग करनी है, इसको धोना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पहले शेयरिंग करने के बाद उसको स्काउरिंग करोगे, उसको धोओगे, अच्छे से धोओगे, गंदगी निकलेगी, डर्ट निकलेगा, ग्रीस निकलेगा, जो भी है गंदगी वगैरह हटा दी हम लोग, निकाल दी। उसके बाद हम लोग उसे भेजते हैं सॉर्टिंग के लिए। अब सॉर्टिंग करनी, फाइन हेयर, थोड़ा सा कोर्स हेयर, कोर्स वूल, फाइन वूल, इसके लिए सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग के बाद हम लोग उसको भेजते हैं कार्डिंग मशीन से। कार्डिंग, अब कार्डिंग मतलब क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं ना गूंथा हुआ होता है, जैसे बालों का गुच्छा होता है, गूंथा होता है। अब ये भी तो गुंथा ही है, कितना भी धो लो आप फिर भी बालों का तो गुंथा ही है, गुच्छा ही है। अब उस गुच्छे को आपको निकालना है, जो जो गुच्छा हुआ है उस गुच्छे को निकालना है, प्रॉपरली निकालकर फिर उसको आप अलग अलग बेल्स में बनाकर थ्रेड बनाने के लिए भेजते हो। तो कार्डिंग वो प्रोसेस है, कार्डिंग में जहां पे आप जो ट्विस्टेड वगैरह आपकी ऊन होती है, फाइबर्स होते हैं, उन्हें आप सीधा करोगे, सीधा करके उसके बाद इवेंचुअली आप यान बनाने के लिए भेज दो। यान मतलब धागा बनाना है उससे। दैट्स द बेसिक आइडिया, यही है बेसिक फंडा। तो वूल इसी तरह से पहले शेयरिंग करनी है, फिर सफाई करनी है, सॉर्टिंग करनी है, फिर आपको उसकी जो भी वो जो गुंता है, जो गुच्छा हुआ है, उस गुच्छे को अनगुच्छा करना है हिंदी और इंग्लिश वाला टर्म बना दिया मैंने, ताकि उसकी जो ट्विस्टिंग होती है उसको हटा देना है और यान बनाने के लिए भेजना है। ये बेसिक आइडिया। तो यान जब बनता है तो आपने देखा होगा पहले पहले दादी वगैरह करती थी, वो ऊन का जो गोला होता है, गोले से फिर उसको आप निटिंग करोगे, निटिंग करके स्वेटर बन जाएगा। दैट्स द बेसिक आइडिया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया में कौन से जो ब्रीड्स हैं, शीप के जो ब्रीड्स हैं, वो वूल जो देते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल से लोही का काफी अच्छा क्वालिटी का ऊन निकलता है, आपको राजस्थान पंजाब में मिलते हैं। इसके अलावा रामपुर है, रामपुर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। नाली शीप है, नाली शीप आपको कारपेट वूल, राइट, जो कारपेट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। बाकरवाल है, बाकरवाल जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलते हैं बाकरवाल, शॉल बनाने के लिए, वूल के शॉल बनाते हैं इसकी। और वैसे ही आपको जम्मू कश्मीर में एक और मिलता है पश्मीना, राइट, पश्मीना एक गोट है, पश्मीना गोट से भी ये इस तरह के शॉल वगैरह बनाते हैं। पश्मीना शॉल काफी कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा मारवाड़ी शीप है, मारवाड़ी शीप का कोर्स वूल निकलता है, गुजरात में आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको पटनवाड़ी फॉर होसियरी, राइट, पटनवाड़ी फॉर होसियरी, जैसे पर्दे वर्दे एक्सेट्रा बनाने के लिए, ये आपको फिर से गुजरात में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी इनमें से अगर कोई करंट अफेयर्स का भाग है तो उसको नोट करना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में कोई नई शीप की प्रजाति है, कोई नया तरह का वूल आया है, कोई नए तरह का फाइबर आया है, तो उसको नोट करना है। इसके अलावा इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी डिस्कशन हो गई वूल के बारे में, ऊन के बारे में, यानी कि ऊन को हम लोग कैसे कैसे तैयार करते हैं, या फिर ऊन की शेयरिंग हम लोग कैसे करते हैं, स्काउरिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं ये। लेकिन ऊन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम है क्या? जैसे कि अगर समझ लीजिए मैं ऊन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, राइट, वूल इंडस्ट्री में काम करूं, तो मुझे कोई खतरा है क्या? एक पर्टिकुलर खतरा है जो एनसीईआरटी में बताया गया, जिसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड का नाम है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है? अब ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब है आप जहां पे काम करते हो उस काम की वजह से क्या आपको कोई खतरा हो रहा है क्या? उस काम की वजह से क्या आपको कोई बीमारी हो सकती है क्या? जैसे देखिए, कोई कोयले की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोल माइनिंग में काम कर रहा है, तो कोल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है, कोल बेस्ड आपकी लंग को प्रॉब्लम हो सकती है। कोई एस्बेस्टॉस के इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो आपको एस्बेस्टोसिस हो सकता है। कोई सिलिका बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो आपको सिलिकोसिस हो सकता है। प्रॉब्लम
ऐसे हो सकती है ऑक्यूपेशन की वजह से, राइट। अब जैसे जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो बैठ के काम करेंगे तो भैया आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो वैसे ही वूल की इंडस्ट्री में एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड जरूर है। अब समझ लीजिए मैं वुलन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मेरा काम है कि भैया एक बकरी को लो, बकरी की शेयरिंग करनी है, ऊन को निकालना है, ऊन की सफाई करनी है, स्काउरिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है। तो मुझे कोई बीमारी हो सकती है क्या जो उस बकरी को है? देखिए बकरियों में एक बीमारी प्रोमिनेंट है बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज बैक्टीरियम एंथ्रेसिस, जिससे एंथ्रैक्स होता है, एंथ्रैक्स। अब एंथ्रैक्स ह्यूमंस को भी हो सकता है और इसको कहते हैं सॉर्टर्स डिसीज भी। जो वर्कर्स वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो वर्कर्स वूल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उन्हें एंथ्रैक्स होने का खतरा जरूर होता है। और ये आपको पता भी होगा, जैसे मुझे याद है 15-20 साल पहले एंथ्रैक्स का बहुत खतरा था यार, जैसे वो टेररिस्ट लोग इस एंथ्रैक्स को एक बायो वेपन बना चुके थे। एंथ्रैक्स नॉर्मली जानवरों की बीमारी है लेकिन ह्यूमंस को भी हो सकती है, ह्यूमंस के थ्रोट में वगैरह प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये वुलन इंडस्ट्री में काफी रेलेवेंट है। वुलन इंडस्ट्री में एंथ्रैक्स एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड जरूर बन सकता है, तो इसको नोट करना है, ठीक है। जैसे एमसीक्यू बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल एमसीक्यू बन गया, कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। एंथ्रैक्स किस इंडस्ट्री में हो सकता है, सिलिकोसिस किस इंडस्ट्री में हो सकता है, एस्बेस्टोसिस किस इंडस्ट्री में। तो इस तरह के सवाल जरूर आ सकते हैं, 1 पेयर 2 पेयर वाले आजकल आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इस एनसीईआरटी में ना काफी मजेदार चीज पूछी, जैसे बूझो जो है ना, बूझो सवाल पूछता है। ये जो बूझो है सवाल पूछता है कि भैया जब कोई मेरे बाल खींचता है तो दर्द होता है, लेकिन जब मैं नाई के पास जाता हूँ और बाल कटवाता हूँ तो बाल तो कट रहे तब भी कोई टेंशन नहीं हो रहा है, क्यों? क्यों? क्योंकि देखिए जो बाल है, जब बाल कोई खींचता है तो बाल आपकी रूट टिप यानी कि आपके सर पे ऑलरेडी लगा हुआ है, आपकी रूट टिप के साथ जुड़ा हुआ है, रूट इज कनेक्टेड, और रूट की वजह से सेंसेशन फील होती है। लेकिन जैसे ही रूट को छेड़खानी ना करे, उसके ऊपर से आप कट कर दो तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो बाल बने हुए हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बेसिकली डेड सेल्स, डेड प्रोटीनेशियस सेल से बने हुए, राइट। यही है बेसिकली। अब प्राणियों को भी यही है ना कि एनिमल्स को भी इतना टेंशन क्यों नहीं हो रहा है कि भैया पकड़ लिया उसको शेयर कर दिया। अब शेयर कर दिया मतलब उसको स्किन नहीं हटा रहे हैं, उसको उसका बाल उखाड़ नहीं रहे हैं, उसको शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग, अब आपको पता है शेयर, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, तो आपको पता है शेयर फोर्स, शेयरिंग। तो शेयर करके आप उस बालों को काट रहे हो, वूल को निकाल रहे हो। इसका मतलब क्या है, थोड़े दिनों बाद फिर से उसके बाल उग जाएंगे। इसके अलावा बूझो एक और सवाल भी पूछता है, मजेदार सवाल पूछता है। अब बूझो कह रहा है कि जो कॉटन गारमेंट है, व्हाई दे कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर। अब आपने विंटर में देखा होगा बहुत ठंड थी, बहुत ठंड है। अब जब ठंड होती है तो टी शर्ट पे तो घूम नहीं सकते, राइट। टी शर्ट पे नहीं घूम सकते, इसका मतलब कि आपको स्वेटर जैकेट वगैरह पहनना पड़ेगा, स्वेटर पहनना पड़ेगा, वुलन के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो क्या अंतर है इस कॉटन और वुलन में? देखिए वुलन कपड़े जब आप पहनते हो, सबसे पहले वूल के खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो गर्म रहता है, एक तो है ही। इसके अलावा जो वुलन कपड़े होते हैं, जो वुलन कपड़े इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसके अंदर हवा फंस जाती है, हवा ट्रैप हो जाती है, और हवा ट्रैप हो गई मतलब हवा बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसकी वजह से गर्मी वो बरकरार रखता है। वैसे ही कॉटन जो कपड़े होते हैं, कॉटन कपड़े सबसे पहले एक तो बहुत पतले होते हैं, पतले हैं। दूसरा है उनके अंदर हवा ट्रैप करने के लिए कोई स्पेस नहीं होती, तो हवा ट्रैप नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा गर्मी दे नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग ठंड में गर्म कपड़े हमें पहनने की जरूरत पड़े। बेसिक आइडिया, ठीक, बेसिक फंडा। अब ये तो हमारी बात हुई पूरी वूल के बारे में, ऊन के बारे में, ऊन इंडस्ट्री के बारे में, ऊन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में, ऑक्यूपेशनल हजार्ड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड फाइबर के बारे में, सिल्क। सिल्क मतलब रेशम, राइट, रेशम। अब सबसे पहले सिल्क आता कहां से है? सिल्क आता है सिल्क वर्म से, यानी कि एक कीड़ा है सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से हम लोग सिल्क रेशम निकालते हैं, और सिल्क जो ऑब्टेन करते हैं, रेयरिंग सिल्क की जो भी यानी कि सिल्क बनाने का जो इंडस्ट्री है उसको कहते हैं सेरिकल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि भैया सिल्क एग्जैक्टली आता कैसे है, क्योंकि ये तो मैं समझ गया कि जो वूल था, वूल तो भैया उसके बाल थे, गोट के बाल थे, शीप के बाल थे, कैमल के बाल थे, तो मैंने उसको शेयरिंग करके निकाल दिया, सॉर्टिंग कर दी, कर लिया। लेकिन सिल्क होता क्या है? सिल्क में ये सिक्रीशन है, ऑफ कोर्स ये भी प्रोटीनेशियस है, ये भी एक फाइबर ही है, बाल नहीं कह सकता, लेकिन ये एक सिक्रीशन है उस पर्टिकुलर इंसेक्ट का। सिल्कवर्म जो होते हैं, सिल्कवर्म वर्म नहीं, शुरुआती एडल्ट में सिल्क मॉथ। अब सिल्क मॉथ है, सिल्क आपने मॉथ देखा होगा, छोटे छोटे बटरफ्लाई टाइप की चीज है सिल्क मॉथ।
तो पहले सिल्क मॉथ होता है, इसकी लाइफ साइकिल को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सिल्क मॉथ क्या करेगा, मेल और फीमेल सिल्क मॉथ जब मेट करेंगे तो भैया फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, और ये जो फीमेल मॉथ है वो अंडे छोड़ेगी, राइट, अंडे छोड़ेगी, तो एग्स होते हैं। तो ये एग्स कहाँ पे होते हैं, एक पेड़ पे होंगे, मलबरी पेड़ पे, मलबरी लीव्स। तो मलबरी लीव्स को ये धीरे धीरे अंडे जब हैच हो जाएंगे तो आपके लार्वा निकलेंगे। लार्वा जब निकलेंगे तो वो वर्म टाइप की चीज निकलेंगे, कुछ इस तरह से जो मूव करेंगे, अर्थवर्म टाइप की चीज। तो लार्वे निकलेंगे तो वर्म टाइप की चीजें, तो ये वर्म क्या करेंगे, बहुत सारे पत्तों को खाते जाएंगे, राइट, खाते जाएंगे। उसके बाद लार्वा के बाद आपका स्टेज आ जाएगा प्यूपा। प्यूपा, अब ये जो लार्वा है इसका नेक्स्ट लाइफ साइकिल स्टेज है प्यूपा। अब जब प्यूपा बन जाता है तो ये लार्वा कंडेंस होकर प्यूपा फॉर्म में चला जाएगा, और प्यूपा फॉर्म में क्या करता है, अपना जो हेड होता है वो कंटिन्यूअसली इस तरह से मूव करता है, एट बनाता है, एट। अब जब एट बनाता है तो अपने मुंह से एक प्रोटीन थूकता भी है। बेसिकली सिल्क क्या है, इस कीड़े की थूक है, बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है। तो सिल्क क्या है, ये जो प्यूपा है, ये प्यूपा खुद को सेफ रखने के लिए सिक्रीट करता है एक प्रोटीन, और वो प्रोटीन अपने, वो प्रोटीन की जो फाइबर है वो अपने इर्द गिर्द जमा कर लेता है। अब ये ककून स्टेज में चला गया, यानी कि अब इसको फिर से वो मौत बनना है, तितली की तरह बनना है, तो क्या करेगा, इसके अंदर से बाहर निकलना है। तो जब अपना प्यूपा स्टेज में, एडवांस स्टेज में चला जाएगा, एडल्ट प्यूपा स्टेज में चला जाएगा, उसके बाद धीरे से ये ककून फट के आपका निकल आएगा एक और मौत। ये है पूरा पूरा सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल। अब इस लाइफ साइकिल में हम लोग निर्दयी ह्यूमंस क्या करते हैं पता है, निर्दयी ह्यूमंस इस प्यूपा स्टेज पे ही हम लोग उठा लेते हैं और इस प्यूपा को मार देते हैं। इसलिए मैंने बोला निर्दयी ह्यूमंस, कि इस प्यूपा को हम लोग मार देते हैं, तो प्यूपा मर गया और उसका जो ऊपर वाला उसने जो सीक्रेट किया था वो प्रोटीन, हम लोग उसका इस्तेमाल करके सिल्क बनाते। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशम बनाने, दैट इज नथिंग बट सेरिकल्चर। तो स्टेज क्या है, पहले फीमेल अंडे छोड़ेगी, राइट, मेल फीमेल मेट हो जाएंगे, मेट होने के बाद फीमेल एग छोड़ेगी, तो फीमेल जब एग छोड़ेगी तो एग हैच होगा, लार्वे बाहर आएंगे। अब जब लार्वे बाहर आएंगे तो ये पत्ते को खाएंगे। और आपको ध्यान भी रखना है, सिल्क के कलर भी होते हैं, आपको ध्यान रखना है, व्हाइट तो होते ही हैं, बट आपको कुछ कुछ अलग कलर के सिल्क भी मिलते हैं नेचुरली भी। ऑल्दो व्हाइट सिल्क होता है, फिर उसको हम लोग डाई वगैरह करते हैं, सिल्क को कलर भी देते हैं, आपको ये तो पता है, जैसे कॉटन कपड़े को कलर देते हैं, सिल्क को भी कलर देते हैं। बट अगर ये जो लार्वा है कोई स्पेसिफिक लीफ खाएगा, या फिर कोई स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ लीफ खाएगा, तो उससे भी कलर प्रोड्यूस हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि सिल्क, नेचुरल सिल्क इज ऑलवेज व्हाइट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। सिल्क मॉथ्स जो ककून बनेगा, दैट ककून कैन ऑल्सो बी कलर्ड, ये आपको नोट करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज जस्ट व्हाइट, इट डिपेंड्स ऑन दिस। तो ये लार्वा क्या करेंगे, धीरे धीरे पत्तों को खा लेंगे। अब जब पत्तों को खा लेंगे तो भैया ये लार्वा से प्यूपा स्टेज में बन जाएगा, थोड़े दिनों के बाद प्यूपा बन जाएगा। अभी जो प्यूपा बनेगा, ये मैंने आपको बताया, प्यूपा मूवमेंट करेगा इस तरह से और थूकेगा सिल्क खुद के इर्द गिर्द, और एक ककून में चला जाएगा, एक ककून बन जाएगा, और इस ककून को हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैच्योर सिल्क मॉथ। ये उसका लाइफ साइकिल है। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत डेंजरस है। एडल्ट मॉथ से अंडे, अंडों से आपके लार्वा, लार्वा से आपका प्यूपा बना, प्यूपा ककून में चला गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये ककून स्टेज में चला गया ना, तो हम इसको उठा लेते हैं और इन ककून को बेच देते हैं। अगर समझ लीजिए मैं एक किसान हूं जो सेरिकल्चर करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सरकार के पास, जैसे सिल्क बोर्ड है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है बेंगलुरु में, तो मैं सिल्क बोर्ड में जाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया मुझे वो सिल्क के जो ना अंडे चाहिए, तो वो लोग आपको अंडे प्रोवाइड कर देंगे, बेसिक फीस लेंगे और अंडे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इन अंडों से आप फिर वापस कर सकते हो, फिर एग आप खरीद भी सकते हो। तो अंडे आप ले लिए, और आपने अपने खेत में क्या किया, अपने खेत में आपने मलबरी का पेड़ लगाया, कुछ इस तरह का दिखता है, मेरे घर के बगल में है मलबरी का पेड़। इनफैक्ट जो मलबरी के फ्रूट निकलते हैं ना, बड़े बड़े टेस्टी होते हैं, टैंगी होते हैं। मलबरी के जो फ्रूट निकलते हैं ना, काफी अजीबो गरीब गंदे दिखने वाले फ्रूट निकलते हैं, बट काफी टेस्टी होते हैं। आई होप कि आपने उसको देखा है, खाया होगा। तो जैसे वो राइप हो जाएंगे तो ब्लैक हो जाएंगे, जब ब्लैक बनते हैं तो स्वीटिश हो जाते हैं, तो उसको आप काट के रख भी दोगे तो धीरे धीरे राइप हो जाएगा, उसके बाद खाना, कहते हैं कि दे आर वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो मलबरी का मैं अपने खेत में मलबरी के प्लांटेशन करूंगा और उस पर मैं इन अंडों को छोड़ दूंगा। अब ये लार्वा बनेगा, खाएगा, पत्तों को खाएगा, पत्तों को खाने के बाद प्यूपा बनेगा, प्यूपा बन के कुकून बनेगा। तो जैसे ही कुकून बनने के स्टेज में आ गया,
तो कुकुन बनने के स्टेज में क्या करते हैं ये लोग, एक बैम्बू का बड़ा सा ट्रे ले लेते हैं, बैम्बू से बना हुआ ट्रे, उसके अंदर अलग अलग स्ट्रेशन बने होते हैं, तो उनमें इन ककून को छोड़ देते हैं, क्योंकि ककून ना बम्बू से जल्दी से चिपक जाते हैं, कि उनके लिए काफी अच्छा स्टेज होता है कि ककून स्टेज जस्ट होने से पहले आपको जो लार्वे रहेंगे प्यूपा स्टेज में जाने से पहले उन लार्वेस को एक बैम्बू के बड़े ट्रे में डाला जाता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में, तो वहां पे वो धीरे धीरे ककून स्टेज में चले जाते हैं। और ककून जब बनते हैं तो इसी ककून को हम क्या करते हैं, सीधे सीधे गर्म पानी में डाल देते हैं। ककून को हम लोग सीधे गर्म पानी में डालते हैं। मतलब क्या हुआ कि बेचारे को हम लोगों ने मार दिया, वो बंदा जो खुद को सेफगार्ड करने के लिए सिल्क सिक्रीट कर रहा था, बचने उसको लगा कि मैं जिंदा बचूंगा, लेकिन बचा नहीं। हम लोगों ने इस कुकुन को लिया, गर्म पानी में डाला, और गर्म पानी में डाला तो प्यूपा तो मर गया, और जो फाइबर निकलेगा उस फाइबर से मैं सिल्क बनाऊंगा, सिल्क से मैं यान बनाऊंगा, सिल्क के कपड़े बनाऊंगा। सिल्क की साड़ियां काफी फेमस होती है, आप जानते हो। ये है बेसिक प्रोसेस। और जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, आप जानते हो सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है, इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। और जब मैं बेंगलुरु में रहता था ना, तो मैं सिल्क बोर्ड के पास ही रहता था, मतलब सिल्क बोर्ड से हार्डली 1 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर मैं एक फार्मर हूं जो सेरिकल्चर कर रहा हूं, तो क्या करता हूं, मैं इन चीजों को बेचता हूं। ये जो चीज है ना, ककून है ना, ककून को लिटरली बेच देता हूं। और 1 किलो ककून काफी महंगा बिकता है। ये 1 किलो ककून का ही रेट होगा रॉ सिल्क का, 1 किलो ककून का एवरेज रेट 4,500 के आसपास 1 केजी। 1 किलो बहुत हो जाएगा यार। और ये कहा जाता है 1 किलो अगर मैं इन्हें एक ककून दूं ना, रॉ ककून दूं, तो उससे प्रोसेस करके 100 ग्राम सिल्क बना सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट रेट है वो 1/10 है। मतलब अगर आप 100 किलो दो तो 10 किलो सिल्क निकल आएगा, 100 किलो ककून दो तो 10 किलो सिल्क निकल आता है। एक जस्ट रैंडम नंबर आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये है सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क इस तरह से बनता है। इसके अलावा जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जब हम लोग सिल्क की बात करते हैं तो सिल्क डिपेंड कैसे करता है, सिल्क डिपेंड करता है उस मॉथ पे, किस मॉथ को आपने लिया है। और उस मॉथ के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि चार चार बेसिकली सिल्क होते हैं, मलबरी, एरी, तसर और मुगा। 4 तरह के मेन सिल्क्स होते हैं, मलबरी, एरी, तसर और मुगा। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज है। और ये जो एरी, तसर, मुगा जो है ना, इसके जो लार्वे वो कलरफुल होते हैं, मतलब अलग अलग कलर, ग्रीन, व्हाइट, अलग अलग लार्वे होते हैं इसके। तो ये डिफरेंट मॉथ्स, डिफरेंट लार्वे निकलते हैं। और मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। मलबरी सिल्क 90% मलबरी सिल्क ही प्रोड्यूस होता है। और आपको ध्यान रखना है कि आजकल हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बना रहे हैं, जो एनिमल से नहीं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया हुआ, केमिकली प्रोड्यूस किया। जैसे इसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसे रेयन, राइट, आपने देखा होगा रेयन सिल्क, देखा होगा रेयन सिल्क। रेयन सिल्क ये काफी कंपैरेटिवली चीप भी होता है। आपने देखा होगा कि भैया वो जो सिल्क की साड़ियाँ होती है, एक तो भैया 1-2 किलो की साड़ियाँ ही रहेंगी महंगी महंगी, और वो रहेगी आपको 80,000, 1 लाख, बहुत महंगी साड़ियाँ मिलती है सिल्क की, राइट। सिल्क, मैसूर सिल्क इज वेरी नोन। इनफैक्ट कर्नाटका में सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, कर्नाटका में बेंगलोर के जस्ट थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, जैसे रामनगर हो गया, मंड्या हो गया, मैसूरू की तरफ, वहां पे सेरिकल्चर काफी चलता है, सेरिकल्चर काफी लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज अबाउट सिल्क। जाते जाते एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ, कि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी गई है। स्टोरी लिखी गई कि सिल्क का डिस्कवरी कैसे हुआ। ये कहा जाता है कि सिल्क की डिस्कवरी, ऑल्दो इसका टाइम नहीं पता, लेकिन चाइनीज लेजेंड है, कहा जाता है कि सिल्क का डिस्कवरी चाइना में हुआ, जहां पे एम्प्रेस थी, एम्प्रेस सी लंगची। ठीक है, एम्प्रेस सी लंगची थी, कि जो एम्परर था, किंग था, वो था हुआंगती। हुआंगती की वाइफ थी सी लंगची। तो हुआंगती ने क्या किया, इसने अपनी एम्प्रेस को, अपनी वाइफ को एक काम दिया। उसने बोला कि हमारे बाग में जो पेड़ है ना, मलबरी के पेड़, उसके पत्ते पता नहीं क्यों अचानक से टूट के जा रहे हैं, पत्ते कहीं गायब हो जा रहे हैं, तो भैया इसको थोड़ा देखना क्या हो रहा है। तो रानी गई, रानी बाग में चली गई, रानी वहां पे चली गई, और चाइना में चाय पीते तो उसने बोला भैया चाय ले आओ, और इन्वेस्टिगेशन कराने लग गई थी। तो उसमें क्या हुआ कि जिस मलबरी पेड़ के नीचे वो बैठी थी, वहां पे उसकी चाय में अचानक से आके एक ककून गिरा, टपक से चाय में गिर गया। अब चाय गरम गरम थी, तो चाय में ककून गिरा, तो ककून का बेचारे का क्या होना था, ककून तो अंदर जो प्यूपा था वो तो मर गया। तो ककून से जो सिल्क था, उसने देखा
कि उसने चाय में से उठाया तो देखा कि यार बहुत ही फाइन एक थ्रेड निकला, बहुत ही बढ़िया एक उसमें से थ्रेड निकला। तो उसने देखा ये तो थ्रेड काफी अच्छा है, और तब से लेकर इन्होंने सिल्क बनाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट सिल्क के जो ककून्स होते हैं ना, ककून चुराने की बहुत से लोगों ने कोशिश की थी। कहते हैं चाइना से अगर कोई ककून की तस्करी करेगा, अगर ककून ट्रैफिकिंग करेगा ना, तो उनको मौत की सजा दी जाती थी पहले। और कई सेंचुरीज तक ये कहा जाता है चाइनीज ने अपना सिल्क का जो सीक्रेट था उसको किसी को नहीं बताया, और यहां से सिल्क की ट्रेड होती थी सिल्क रूट से। इसलिए हम लोग कहते हैं चाइना से जो सिल्क रूट जाती है ना टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, सिल्क रूट कहते हैं। ये उसकी लेजेंड स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी फ्रॉम दैट लेजेंड। जस्ट ऐसे ही फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बताए, कभी कभार सवाल आ सकता है कि सिल्क की डिस्कवरी कहाँ पे हुई। अपेरेंटली सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई, जस्ट नोट कर, ठीक है। सो आई होप ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। मैंने आपको बताया था इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा भी, कि ऊन कैसे बनाते हैं, या फिर ऊन हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कैसे उसकी तैयारी होती है, साथ ही साथ सिल्क कैसे बनता है, ये भी हम लोगों ने जाना, राइट। सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और आने वाले डिस्कशंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी 7 के साथ। बट जाने से पहले अगेन, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कोई मैसेज है, अगर आपको कोई कंप्लेंट है, फीडबैक है, सजेशन है, व्हाटएवर इट इज, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर आईडी पे। डू मैसेज मी ऑन आईजी, आई रेस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।